स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में बातें की थी। जब स्प्रिंग एलोंगेटेड होती है तो वो पुल करती है और जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है तो वो पुश करती है। और पुल और पुश इस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू या तो कंप्रेशन होता है और या फिर एलोंगेशन होता है, तो के एक्स से हम उसे लिखते हैं। ठीक। और ये जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को या तो पुल करते हैं और या वो पुश करते हैं, और किस तरह से हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो पिछली क्लास में हमने देखा था। उसी सीक्वेंस में हम एक दो क्वेश्चंस और समझते हैं, तो देखिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सुनना। एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है और एक ट्रायंगुलर वेज से एक स्प्रिंग लगी हुई है इस तरह से, और ये एक ट्रायंगुलर वेज है और ये स्प्रिंग है और ये आपकी वर्टिकल फिक्स वॉल है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में स्लाइड कर सकता है। अब हो क्या रखा है, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर एक रॉड है जो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट कर रही है, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल में वो चल के ना जाए, इसके लिए यहां पे एक फिक्स सपोर्ट लगाया गया है। दिस इज ए फिक्स सपोर्ट। दिस इज ए फिक्स सपोर्ट, जिसके कारण ये रॉड लेफ्ट राइट नहीं जा सकती, ये रॉड सिर्फ वर्टिकल में मोशन कर सकती है। और इस रॉड का जो मास है वो है स्मॉल m। इस वेज का भी कुछ मास होगा, लेट्स से क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर देना है तो ले लो, चलिए कैपिटल M, जरूरत नहीं पड़ेगा हमको जो मैं पूछना चाह रहा हूं उसमें। और ये है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है कि, और ये सवाल में दिया गया है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, ऑल आर इन एट रेस्ट। पूरा सिस्टम किस में है बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। तो हमको ये बताना है कि बताइए जो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब अकेला ट्रायंगुलर ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, ये रॉड भी इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बताना है कि जो हमारी स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन क्या आएगा। तो आप सॉल्व करें एक बार, देखो मैं समझाता हूं। आप सबसे पहले क्या करो, जो ये हमारी रॉड है, इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। मुझे एक बात बताओ, इस रॉड पे जो नीचे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है mg, जो अर्थ ने इस रॉड पर नीचे mg लगाया, ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, उस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस किसने किया? उस ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस किया इस ट्रायंगुलर वेज ने एक नॉर्मल लगाया और उस नॉर्मल का एक वर्टिकल कंपोनेंट आया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ का नॉर्मल नहीं हो सकता, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ का भी नॉर्मल नहीं हो सकता। यहाँ कांटेक्ट तो है, यहाँ नॉर्मल तो है, लेकिन वो नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। और यहाँ का जो नॉर्मल होगा, आप जानते हैं नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पे जो लगने वाला नॉर्मल है बच्चों, यहाँ पे जो लगने वाला नॉर्मल है बच्चों, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन। मैं रॉड का एफवीडी बना रहा हूं और मैंने माना उस नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है वो n के बराबर है। अब जो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो ऐसे किसी एंगल पे लग रहा है, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल थीटा हमको सवाल में दिया गया है, दिस इज गिवन। तो अगर इस नॉर्मल का मैं वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा तो वर्टिकल लाइन से इस नॉर्मल वाली लाइन का जो एंगल आएगा वो एंगल थीटा आएगा। आपको एंगल कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये इंक्लाइन वाला लाइन है और ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला लाइन है। तो जब मैं नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा बच्चों तो वो कितना आएगा? वो आएगा n cos थीटा, और जब मैं नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा वो आएगा n sin थीटा। और इस रॉड पे नीचे एक फोर्स जो ग्रेविटेशन वाला है वो कौन है? वो है mg।
और रॉड पे जो सपोर्ट लगे हैं साइड में, यहां से भी तो नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 लग रहे होंगे। मुझे इस पर इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखनी है। मुझे ये बताना है कि जो ये mg है, इस mg को किसने बैलेंस किया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होने के लिए mg को किसी ने बैलेंस किया, और वो किसने किया, नॉर्मल के एक कंपोनेंट ने। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि n cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो mg के बराबर आएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का एफईडी बनाते हैं। तो जब हम इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का एफईडी बनाएंगे तो देखना, तो ये जो हमारा ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उस नॉर्मल रिएक्शन का देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है। ये अगर इस पे लगाता है तो ये इस पे लगाता है, तो इस पे नॉर्मल अगर इधर लगाए तो इस पे नॉर्मल क्या लगेगा, इसके अपोजिट। तो उसी तरह से हम उसके कंपोनेंट करेंगे नॉर्मल के, जैसे हमने यहाँ कंपोनेंट किए। तो देखो आपको यहाँ पे डबल मेहनत नहीं करनी चाहिए। जब आपने यहाँ पे कंपोनेंट कर लिए हैं और आप जानते हैं कि इसी का अपोजिट इधर आना है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहिए डाउनवर्ड में n cos थीटा और इस वाली डायरेक्शन में n sin थीटा। इस पे ग्रेविटी कैपिटल mg भी लगाएगी और अर्थ यहां से एक नॉर्मल लगाएगी, जिस नॉर्मल को मैं लेट से n1 कह देता हूं। और स्प्रिंग जो है वो थोड़ी कंप्रेस होगी, क्योंकि इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, वो है n sin थीटा। और हमें सवाल में ये बताया गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इधर से एक फोर्स लगना पड़ेगा, और उस फोर्स को मैं मान लेता हूं kx। मतलब जो हमारी स्प्रिंग होगी, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन रहा होगा, और मैंने माना वो कंप्रेशन x के बराबर है, ठीक। और अगर वो कंप्रेशन x के बराबर है तो इस kx का फोर्स और n sin थीटा का फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो kx का वैल्यू किसके बराबर आया बच्चों, n sin थीटा के। और n की वैल्यू आप यहां से जानते हैं वो किसके बराबर है, mg अपॉन cos थीटा। तो ये आया mg अपॉन cos थीटा n2 sin थीटा। तो यहां से जो x का वैल्यू आया वो आया mg tan थीटा अपॉन k। दिस इज द कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग, ठीक है। तो लिख लो इस सवाल को। तो कुल मिला के अगर आप देखें कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में कुछ नया चेंज नहीं आया है, वही पुरानी बातें हैं, वही पुराने क्वेश्चंस हैं, बस एक फोर्स हमें और डील करना पड़ता है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। उसकी वैल्यू लिखने का अपना तरीका है कि स्प्रिंग कांस्टेंट को या तो आप कंप्रेशन से मल्टीप्लाई करें या फिर आप एलोंगेशन से मल्टीप्लाई करें। बस ये थोड़े से चेंज को अगर हम हटा दें तो आप देखेंगे पूरी कहानी हमारी एकदम सिमिलर चली आ रही है जो पहले से चल रही थी, ठीक है। इसको लिख लो बच्चों, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m, और यहां एक स्प्रिंग है और ये अर्थ है। ब्लॉक का मास है m, स्प्रिंग कांस्टेंट के, चलिए इस बार इसका वैल्यू लेते हैं 100 न्यूटन पर मीटर, और ब्लॉक का मास है लेट से 1 kg। और ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस वाले केस में एलोंगेशन नहीं होगा, इस वाले केस में क्या होगा बच्चों, कंप्रेशन। तो हमारा क्वेश्चन है ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम then find out block in equilibrium, then find out a compression in the spring. Compression in spring, ठीक है। आप कैलकुलेट करना करिए। तो देखो इस बार आप जानते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस्ड है, इस बार स्प्रिंग पुल नहीं करेगी, इस बार स्प्रिंग पुश करेगी। पुश करेगी मतलब अपने से दूर की तरफ फोर्स लगाएगी। ये mg अर्थ ने लगाया 10 न्यूटन, g का वैल्यू 10 यूज करेंगे।
अब स्प्रिंग इस ब्लॉक को पुल नहीं करेगी, स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर अपने से दूर की तरफ फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग नीचे है तो स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ अपने से दूर की तरफ तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी के एक्स। अब क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इसलिए के एक्स को बराबर होना होगा 10 के, तो एक्स का वैल्यू है 10 बाई के एंड दैट के इज 100, तो आंसर आया 1/10 मीटर। ये हमारा स्प्रिंग में क्या रहेगा बच्चों, कंप्रेशन। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m मान लेते हैं, इसका मास 4m मान लेते हैं, और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k/4 के बराबर है एंड ईच ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, जो ईच ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। तो आपको ये बताना है कि ईच स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट कंप्रेशन इन ईच स्प्रिंग। फाइंड आउट कंप्रेशन इन फाइंड आउट कंप्रेशन इन ईच स्प्रिंग। तो आपको यह बताना है कि ईच स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा वो कितना आएगा। ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा। अब देखो, अब हमें एक चीज पढ़नी है जिसको, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर उस चीज पे लाते हैं। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। एक स्प्रिंग है, और एक ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका की, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑसिलेट नहीं कर रहा। देखिए, ऑसिलेट एक पर्टिकुलर टाइप की मोशन का नाम होता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि वो किसी एक पॉइंट के अराउंड मोशन करता है, मतलब एक पॉइंट के लेफ्ट में भी जाता है, पॉइंट के राइट में भी जाता है अगर मोशन लेफ्ट राइट में है, या फिर अगर मोशन वर्टिकल में है तो एक पॉइंट के, एक पर्टिकुलर पॉइंट के वो ऊपर भी जाता है, उसके नीचे भी जाता है। अगर इस तरह का मोशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। या फिर इस ऑसिलेटरी मोशन को सबसे मैं अच्छा ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि अगर जो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ इज कांस्टेंट, तो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर सोचो ये ब्लॉक ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होता तो इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती। तो मैं लिख रहा हूं कि ब्लॉक इज नॉट ऑसिलेटिंग। इस शब्द का अपने आप में ये मतलब निकाला जाएगा कि इसकी लेंथ स्प्रिंग का कांस्टेंट है। तो आपको ये बताना है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, ब्लॉक इज नॉट ऑसिलेटिंग, block is not oscillating, then find out elongation in the spring. देखो, हर सब्जेक्ट का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है और हमें टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने पड़ते हैं। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकता था कि जो हमारा ब्लॉक है ये लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है, उसका मतलब भी हम वही निकालेंगे कि वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। उसका मतलब भी हम वही निकालेंगे कि स्प्रिंग का लेंथ जो है वो समय के साथ बदल नहीं रही है, वो कांस्टेंट है। ठीक, अब हमसे एलोंगेशन पूछ लिया तो बताते। तो देखो, आप क्या करिए, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो जब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस पे नीचे लगेगा mg, और क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेटेड है इसलिए स्प्रिंग जो इस पे ऊपर फोर्स लगाएगी वो kx के बराबर लगाएगी। और स्प्रिंग इस पे फोर्स जब kx के बराबर लगाएगी, और हम जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन लिफ्ट के बराबर है क्योंकि ये लिफ्ट के साथ चल के जा रहा है, तो जब मैं नेट फोर्स लिखूंगा वो आएगा kx माइनस mg एंड दैट इक्वल टू m इंटू e।
तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो mg को उधर ले जाइए, तो x का जो वैल्यू आया बच्चों वो आया m इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे जो है g प्लस ए आया ना, इस g प्लस ए का एक नाम होता है इफेक्टिव ग्रेविटी। इसका नाम इफेक्टिव ग्रेविटी क्यों होता है इसको मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, कुछ आने वाले टाइम में या तो इसी चैप्टर में या फिर किसी और चैप्टर में मैं समझाऊंगा कि इफेक्टिव ग्रेविटी का एग्जैक्ट फंडा क्या है, क्या लॉजिक है इस इफेक्टिव ग्रेविटी शब्द के पीछे। ठीक है, इस शब्द से हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है, हमारी समझ भी थोड़ा बढ़ जाती है इस शब्द से। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं जिसके लिए मैंने ये स्प्रिंग पढ़ाया था। हाँ, अच्छा, उधर जाने से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, लिख लो आप। देखो बच्चों, कहानी यह है कि एक जो स्प्रिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, और ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, और एक अपना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, मान लेते हैं के नॉट। इस स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ है एल नॉट, और इस स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है के नॉट। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग के टुकड़े कर दिए मैंने। मान लीजिए स्प्रिंग के 2 टुकड़े किए या 3 टुकड़े किए, आप कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। इस स्प्रिंग के आपने टुकड़े कर दिए, और जब आपने इस स्प्रिंग को ऐसे मान लो कैंची से काट दिया, तो जो टुकड़े बने हमारे पास उनकी अपनी अपनी अलग अलग नेचुरल लेंथ होंगी। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको पार्ट्स में कट कर दिया। तो जब इसको मैंने पार्ट्स में ऐसे कट कर दिया, मान लीजिए, तो एक टुकड़ा मेरे पास मान लीजिए ये बना, मैं 2 टुकड़े ले लेता हूं, आप 2 से ज्यादा टुकड़े भी इसके कर सकते हैं, और दूसरा टुकड़ा ये हो गया आपके पास। तो अगर इस टुकड़े का लेंथ L1 है और इस टुकड़े का लेंथ L2 है, तो L1 प्लस L2 किसके बराबर होगा, L0 के बराबर होगा। अगर आपने इसे 3 टुकड़ों में काटा होता तो L1 प्लस L2 प्लस L3 L0 के बराबर होता। अगर आपने इसे 4 टुकड़ों में काटा होता तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 दैट इक्वल टू L0। ठीक, तो इस टुकड़े का अपना अपना लेंथ होगा, और इस टुकड़े की लेंथ को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो हमारी जो ओरिजिनल स्प्रिंग थी उसका नेचुरल लेंथ आ जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि जो हमारा ये ईच टुकड़ा है, इस चीज टुकड़े का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी होगा। मैंने माना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अब मानो मैंने अगर इसे 3 टुकड़ों में काटा होता तो L1 L2 L3 देयर नेचुरल लेंथ्स, K1 K2 K3 देयर रेस्पेक्टिवली स्प्रिंग कांस्टेंट्स। सिमिलरली अगर इसे मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया होता, L1 L2 L3 L4, तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली K1 K2 K3 K4। तो जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं और जो उनकी नेचुरल लेंथ होती है, अगर इसके प्रोडक्ट अगर कर दिया जाए तो ये प्रोडक्ट उसी ओरिजिनल स्प्रिंग के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि K1 इंटू L1 इक्वल टू K2 इंटू L2 इक्वल टू K0 इंटू L0। तो अगर मान लो मैंने 4 टुकड़ों में स्प्रिंग को काटा होता तो K1 L1 का प्रोडक्ट, K2 L2 का प्रोडक्ट, K3 L3 का प्रोडक्ट, K4 L4 का प्रोडक्ट एंड K0 L0 का प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे प्रोडक्ट आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि K और नेचुरल लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर स्प्रिंग का मटेरियल चेंज नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। और यही कहानी उस मिठाई वाले रबर बैंड की भी है। मिठाई के डब्बे पे जो रबर बैंड लगी आती है उसके लिए भी सेम स्टोरी एप्लीकेबल है। इसका मतलब जब हम स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को अगर कम कर देंगे तो जो छोटा टुकड़ा होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग होती हैं, उन स्प्रिंग के हम 2 तरह के कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं। एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या है पैरेलल, वो मैं आपको समझाता हूं। तो इसको हटा देते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है, इसको जेई ने एक बार पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर से भी वो लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। ठीक है,
चलिए, अब बात आती है कि चलो ये आपने बोल दिया, हमने मान लिया, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिकल आर्गुमेंट भी तो दीजिए कि हम कैसे इस बात पे भरोसा कर लें। तो ये लॉजिकल आर्गुमेंट आपको एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वाले चैप्टर में आपको ये लॉजिक दिया जाएगा जब यंग मॉडुलस की बात की जाएगी। तो जब मैं यंग मॉडुलस की बात करूंगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा, आप चाहें तो उस समय मुझसे पूछ सकते हैं कि आज उस चीज का लॉजिक दे दीजिए। ठीक है, आप सुनिएगा। अब कहानी चलती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो बेटा, जितने भी इक्वलेंट आप पढ़ते हो, चाहे आप रेजिस्टेंस में इक्वलेंट पढ़ते थे, चाहे आप कैपेसिटर्स में इक्वलेंट पढ़ते थे, वहां पे भी आपने रजिस्टर में सीरीज कनेक्शन, सीरीज इक्वलेंट, रजिस्टर में पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल इक्वलेंट, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा। कैपेसिटर्स का आप 12th में चल के पढ़ेंगे, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका अपना सीरीज इक्वलेंट जैसे कि रजिस्टर्स का होता था। उसी तरह से कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनका अपना पैरेलल इक्विवेलेंट, और उसी तरह से स्प्रिंग का अपना सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज इक्विवेलेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके लिए एक उसका पैरेलल इक्विवेलेंट। तो ये जितने भी इक्विवेलेंट आप पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी चैप्टर में पढ़ें, इन इक्विवेलेंट के पीछे जो एक बेसिक प्रोफाइल है या जो बेसिक पिक्चर है या बेसिक स्टोरी है, वो बेसिक स्टोरी यही है। मैं एक रफ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए, कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि ये एक आदमी तो 100 के बराबर था, ऐसा आपने अपने डेली जीवन में जरूर सुना होगा। या किसी योद्धा की जब कहानी सुनते हैं तो एक अकेला योद्धा 100 के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो उन 100 लोगों की ताकत थी, या फिर वो जो 100 लोग वो काम को कर सकते थे, उस काम को वो अकेला कर देता था। बहुत गौर करिएगा शब्दों पे। 100 लोग मिलके जिस काम को कर सकते थे, उस काम को वो अकेला कर सकता था, इसलिए हम ये कहते थे कि अकेला उन 100 के बराबर था। ठीक वैसे ही कहानी एग्जैक्ट यहां पर है, एकदम आइडेंटिकल कॉपी पेस्ट। जो काम हमारी 100 स्प्रिंग करेंगी, जो काम हमारे 100 रजिस्टर करेंगी, वही काम हमारा एक स्प्रिंग भी कर सकती है, वही काम हमारा एक रजिस्टर भी कर सकता है। और वो एक स्प्रिंग और वो एक रजिस्टर का जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, रजिस्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। और रजिस्टर्स के लिए आप क्या बोले थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब उस अकेले रजिस्टर का, जो अकेला रजिस्टर वो काम करके देगा, जो 100 रेजिस्टेंस काम करके दे रहे थे, उस अकेले रजिस्टर के रेजिस्टेंस का नाम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली स्प्रिंग का काम होता है, स्प्रिंग का नाम होता है उस अकेली स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम होता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग के इक्विवेलेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट। तो चलिए मैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी आपको दिखाता हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है और एक ये स्प्रिंग है। ये तीन स्प्रिंग जो हैं वो एक आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट डिफाइन करने के लिए मैं कई सारे लॉजिक इस्तेमाल करता हूं, पर कुछ लॉजिक आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे एनर्जी के बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। ठीक, तो मैं किसी और शब्दों में आपको इक्विवेलेंट की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शब्दों पर गौर करिएगा, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो कैसे मैं इक्विवेलेंट की कहानी आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, बहुत गौर से शब्दों को सुने, नहीं लिखें थोड़ी देर भले ही, लेकिन शब्द बड़े गौर से सुने। मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग, लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस लेंथ इज लेट्स से L2 एंड दिस लेंथ इज L3। L1, L2, L3 इन स्प्रिंग की अपनी अपनी नेचुरल लेंथ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि L1 को इतना ही होना है, L2 को इतना ही होना है। दे आर इंडिपेंडेंट लेंथ्स L1, L2, L3। दे हैव a spring constant K1, K2, K3 and they are connected in series. Now, अब मुझे बताइए, जो मेरे पास एक ये कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ है, इस कॉम्बिनेशन का ये नेचुरल लेंथ है।
इसमें कहीं भी किसी भी स्प्रिंग में कोई इलांगेशन नहीं है। ये इस कॉम्बिनेशन का अपना नेचुरल लेंथ है। इस कॉम्बिनेशन का ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत धीमे धीमे समझिएगा उस बात को, और मैं जितना बोलूं उतना ही समझिएगा उस बात को। आप ये सोचिए कि ये लेंथ जितना है और ये लेंथ जितना है, इन दोनों लेंथों को उतना ही रखा जाए और इन दोनों स्प्रिंग को नीचे खींचा जाए। मतलब ये लेंथ उतनी ही रखनी है पर इन दोनों स्प्रिंग को नीचे खींचा जाए, जिसके कारण क्या आएगा, इस स्प्रिंग में एलॉन्गेशन आएगा। ठीक, तो मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं कि इस वाली लेंथ को आप उतना ही रखिए जितना ये है, और इस वाली लेंथ को भी उतना ही रखिए जितना ये है। ठीक, तो आप क्या बोले सर ऐसे कैसे करेंगे, तो आप क्या करो ना, यहां से यहां तक एक रॉड बांध दो इससे, तो रॉड तो ना दब सकती है ना खींच सकती है, तो यहां से यहां तक एक रॉड, यहां से यहां तक एक रॉड बांध दो पूरी। मतलब इस वाले एंड को रॉड से बांध दो और इस वाले एंड को रॉड से बांध दो। अब रॉड को नीचे लेके आओ तो इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ गई। तो मुझे बताइए इसकी लेंथ बढ़ने के कारण जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये नीचे चल के गया कि नहीं गया, बिल्कुल चल के गया। और ये नीचे पॉइंट कितना चल के गया, जितना इस स्प्रिंग में एलॉन्गेशन आया। अब आप क्या करिए, इसमें जो एलॉन्गेशन आना था वो आ गया। अब आप क्या करिए, इसकी लेंथ को कांस्टेंट रखिए, इसमें जो एलॉन्गेशन आ चुका है उस एलॉन्गेशन को कांस्टेंट रखिए, अब इसमें एलॉन्गेशन बढ़ाइए। मतलब आपको 1 by 1 एलॉन्गेशन प्रोड्यूस करना ईच में। पहले मैंने इसमें एलॉन्गेशन प्रोड्यूस किया जिसके कारण वो x1 नीचे गया, इसमें मैंने x1 एलॉन्गेशन प्रोड्यूस किया। अब इसको एलॉन्गेशन जो इसमें आ गया उस एलॉन्गेशन को इसी में रखिए, उसको कम मत होने दीजिए, ज्यादा भी मत होने दीजिए। अब आप क्या करिए, इसमें एलॉन्गेशन प्रोड्यूस करिए और इसकी उतनी ही नेचुरल लेंथ रखिए। तो मुझे बताइए, तो ये पॉइंट तो जहां, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि यहां से चल के यहां आ गया, तो ये लेंथ था x1। अब मैं कह रहा हूं कि इस ये वाला पॉइंट यहां आ चुका है, अब मैं बोला हूं इस वाले पॉइंट को यहीं पकड़ लीजिए, इसकी लेंथ को भी कांस्टेंट रखिए नीचे वाली स्प्रिंग को, और इसकी लेंथ को बढ़ाइए। तो जब आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट फिर से नीचे जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें एलॉन्गेशन आ चुका है, इसमें एलॉन्गेशन आ चुका है, ये वाला पॉइंट कहीं नीचे आ चुका होगा, उस वाले पॉइंट को कहीं यहां नीचे आ गया होगा, वहीं पकड़ लीजिए और अब इसमें फिर एलॉन्गेशन प्रोड्यूस करिए, ये वाला पॉइंट फिर नीचे जाएगा। तो अगर इसमें एलॉन्गेशन x1 आया, इसमें x2 आया और इसमें x3 आया, तो ये वाला पॉइंट कितना नीचे चल के गया बेटा, ये x1 चल के गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, इतना ये पॉइंट नीचे मूव किया, मूव्ड डाउनवर्ड। ये वाला पॉइंट है, ये डाउनवर्ड मूव किया, कितना मूव किया, इतना डाउनवर्ड मूव किया। अब ऐसा करते हैं, ये जो एलॉन्गेशन आया ये क्यों आया, तो आप समझिए मैंने इस पे स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाया था F। आप ये समझिए मैंने इस स्प्रिंग पे क्या लगाया था, एक फोर्स लगाया था F। जिस फोर्स F लगाने के कारण इन तीनों स्प्रिंग में एक अलग अलग एलॉन्गेशन प्रोड्यूस हुआ, x1 x2 x3, और जिस कारण ये मेरा बॉटम जो पॉइंट है वो नीचे चल के गया। कितना नीचे चल के गया, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब मैं ये कह रहा हूं, आप ऐसा करिए, एक अकेली स्प्रिंग लीजिए और उस अकेली स्प्रिंग पे आप उतना ही फोर्स F लगाइए जितना आपने वहां लगाया था। अभी भी ये बॉटम पॉइंट आपका उतना ही नीचे जाना चाहिए जितना ये वाला बॉटम पॉइंट आपका नीचे गया था। मतलब यहां भी एलॉन्गेशन क्या आना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये वाला पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना इसमें एलॉन्गेशन आएगा, क्योंकि यहां तो एक ही स्प्रिंग है। तो यहां पे जो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसे के इक्विवेलेंट कहा जाएगा, और उसके इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो F इक्वल टू क्या होता है, kx, तो F अपॉन, क्योंकि इसमें एलॉन्गेशन है, दिस इज द एलॉन्गेशन, एलॉन्गेशन इन दिस स्प्रिंग ड्यू टू दिस फोर्स कैपिटल F। तो आप जानते हैं F किसके बराबर होता है, F इक्वल टू kx। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था F इक्वल टू kx। तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, k इक्विवेलेंट, इसका एलॉन्गेशन मुझे उतना ही चाहिए जितना यहां हुआ था। अब मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अच्छा, अब मैं आपको k इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तो देखिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर है बच्चों, F अपॉन k इक्विवेलेंट। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस वाली एलॉन्गेशन, इस वाली स्प्रिंग का एलॉन्गेशन है x1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, k1 x1। अब मेरी बात सुनना, एक्सटर्नल एजेंट ने यहां से फोर्स लगाया था नीचे F,
तो अगर एक्सटर्नल एज ने नीचे फोर्स F लगाया था तो मैं यहां साइड में ड्राइंग करके लिखता हूं। ये लास्ट वाला पॉइंट और थोड़ा क्रूशियल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आसान है, बस सुनिएगा ध्यान से। एक बार ये चीज दिमाग में बैठ गई तो सारी कहानी सेट है। ये फोर्स F था। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप ऐसा करिए, आप इतने पार्ट को एक सिस्टम मान लीजिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम मानना आपकी मर्जी होती है। सिस्टम मानने के लिए कोई कभी आपको बाउंड नहीं कर सकता। ये आपकी कंप्लीट फ्रीडम है कि आप किसको सिस्टम मानना चाहेंगे। लेट्स से आपने ये एक सिस्टम माना। इस सिस्टम पे ये जो फोर्स F लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस स्प्रिंग में जो फोर्सेज लग रहे होंगे वो इंटरनल होंगे, और इस स्प्रिंग में जो फोर्सेज लग रहे होंगे वो भी इंटरनल होंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग सिस्टम का हिस्सा है और ये स्प्रिंग भी सिस्टम का हिस्सा है। आपका दांत जो आपकी जीभ पर फोर्स लगाता है खाना खाते समय, कभी जीभ कट जाती है, तो वो फोर्स इंटरनल है, क्योंकि जीभ और दांत आपके बॉडी का हिस्सा है और आपकी बॉडी को आप एक सिस्टम मान रहे हो। तो ये मेरा एक सिस्टम है और ये दोनों स्प्रिंग इस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, इस बाउंड्री के बाहर वाला जो ये स्प्रिंग है, ये वाला, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सिस्टम। ये मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये मेरे सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ माई सिस्टम। तो ये एक्सटर्नल है। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो कौन होगा? एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसमें एलोंगेशन x1 है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पूरी रस्सी में हर जगह बराबर होती है, और उसकी वैल्यू होती है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसका एलोंगेशन। तो यहां से जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा K1 x1। क्योंकि ये सिस्टम मासलेस है, हम आइडियल स्प्रिंग से डील करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम मासलेस है, इसलिए इस F का वैल्यू किसके बराबर आएगा बच्चों? K1 x1 के बराबर आएगा। तो ये F किसके बराबर हुआ आपका? K1 x1। सिमिलरली जब आप सिर्फ इतने पार्ट को सिस्टम मानिएगा, तब आप कंक्लूड कर पाओगे कि F बराबर होगा किसके? K2 x2 के। और जब सिर्फ आप इतने पार्ट को सिस्टम मानिएगा तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि F किसके बराबर होगा? K3 x3 के। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा F है वो K1 x1 के भी बराबर है, F K2 x2 के भी बराबर है और F K3 x3 के भी बराबर है। तो अगर मैं x1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं F अपॉन K1, x2 का वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F अपॉन K2, और x3 का वैल्यू लिखना चाहें लिख सकते हैं F अपॉन K3। इनको उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आया बच्चों? ये आया F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3 बराबर आया 1 F अपॉन K इक्वलेंट। तो यहां से आपको ये पता चला कि K इक्वलेंट का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे एक एडिशनल बात मैं आपको बता रहा हूं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक मैथमेटिकल एनालिसिस है। एक अच्छे मैथमेटिशियन के लिए वो लाइन लिखने का कोई जरूरत नहीं है जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं। मैं आपको ये लिखने जा रहा हूं कि जो ये K इक्वलेंट है ना, ये इन सबसे छोटा होगा। ये K इक्वलेंट K1 से भी छोटा होगा, K2 से भी छोटा होगा, K3 से भी छोटा होगा। मतलब जितने भी ये K थे, इनमें जो सबसे छोटा K है उससे भी छोटा होगा ये कौन? K इक्वलेंट। इसको एज ए जानकारी याद रखें। ऐसा क्यों होगा? आप खुद समझदार हैं, आप खुद मैथमेटिक्स के अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। और नहीं समझेगा तो फिर मेरे से पूछ लेना, लेकिन आप खुद से कोशिश करिए, क्योंकि खुद का ब्रेन चलाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये था इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज के बाद याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं एक स्प्रिंग से, और जिस एक स्प्रिंग से हम रिप्लेस करेंगे उसके K इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना आएगा, और जो काम ये तीनों स्प्रिंग हमें करके दे रही थी वो काम वो अकेला एक स्प्रिंग करके देगी। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं, लिख लो। तो मेरा मुद्दा था कि K इक्विवेलेंट का वो फॉर्मूला मैं आपको बता पाऊं कि 1 अपॉन K इक्विवेलेंट। अब याद करिए, रजिस्टर में जो कहानी पैरेलल में होती थी वो कहानी स्प्रिंग के सीरीज में होती है। रेजिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट क्लास 10 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, अब देखिए आगे। ये था बच्चों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपसे बात करूं तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा समझ लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है, और ये मान लो स्प्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है। तो इन स्प्रिंग को हम बोलते हैं, ये स्प्रिंग किस में कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक,
और अगर ये स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है और मान लीजिए इस ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया F, आप इसे ब्लॉक समझ सकते हैं, आप इसे एक वेटलेस प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, तो आप इसे मास समझेंगे तो आपको ग्रेविटी से कंफ्यूज होगा, तो फिर ऐसा करते हैं। चलिए मेरे पास ये 3 स्प्रिंग हैं, चलिए ग्रेविटी से ही आपको समझा देते हैं। ये 3 स्प्रिंग है मेरे पास और एक m मास का ब्लॉक मैंने लटका दिया। इस m मास के ब्लॉक को लटकाने के कारण इन तीनों स्प्रिंग में कुछ एलांगेशन आया होगा। इन तीनों स्प्रिंग में कुछ एलांगेशन आया होगा। किसी में लेट से x1, किसी में लेट से x2 और किसी में लेट से x3। तो इन तीनों में जो एलांगेशन आएगा उस तीनों एलांगेशन को हम लोग इक्वल मानेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे चल के जाएगा। तो मान लेते हैं इनमें एलांगेशन किसके बराबर आया, x के बराबर आया। तो अगर इन तीनों स्प्रिंग में एलांगेशन x के बराबर आया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k3 है। ठीक, तो अगर इस ब्लॉक पे नीचे कौन लग रहा है बच्चों, mg, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, यहां से लग रहा होगा k3x, यहां से लग रहा होगा k2x और यहां से लग रहा होगा k1x। क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो mg की वैल्यू किसके बराबर आएगी, k1 प्लस k2 प्लस k3 इंटू x। अब मैं ये कह रहा हूं, आप ऐसे सोचो, अगर इन 3 स्प्रिंग की जगह पे हमारी एक स्प्रिंग होती और और जो हमारा ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में उतना ही नीचे जाता जितना अभी वो नीचे गया था। अभी हमारा ब्लॉक कितना नीचे गया, x नीचे गया। क्यों नीचे गया, क्योंकि इन स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया, x एलोंगेशन आया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम कोई एक स्प्रिंग लेते और उस अकेली स्प्रिंग से भी हम इसी तरह से m मास का ब्लॉक लटकाते, उतने ही मास का, और वो वाला ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में आता और वो वाला ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में उतना ही डिस्प्लेस होता जितना इन तीनों स्प्रिंग के प्रेजेंस में वो डिस्प्लेस हुआ था, कितना x। तो इस स्प्रिंग का और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होता, तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता उसको क्या कहा जाता बच्चों, के इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे के इक्विवेलेंट इनटू x का वैल्यू होता है mg, क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है और हम उतना ही उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं जितना इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ था। कब, जब हमने इस ब्लॉक को इन तीनों स्प्रिंग से अटैच किया था और स्प्रिंग स्टार्टिंग में किस में थी, नेचुरल लेंथ में। तो ये x एलोंगेशन, सेम एलोंगेशन, यहाँ पे 3 स्प्रिंग की प्रेजेंस में x नीचे गया, वहां पे एक स्प्रिंग की प्रेजेंस में x नीचे गया। तो यहां से और वहां से आप एक इक्वेशन लिखिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और यहां से पता चलेगा आपको कि के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, k1 प्लस k2 प्लस k3। और अगर 3 से ज्यादा होंगे तो उतनी सारे k को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये याद रहे कि यहाँ पे स्प्रिंग में जो पैरेलल में इक्विवेलेंट आता था वही इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टर्स के सीरीज में आता था। ठीक, हाँ तो देखो बच्चों, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें, जैसे अभी तो एनएलएम में उतने ज़्यादा काम हमें नहीं आएंगे, लेकिन जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हमें ये स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत काम पड़ेगा। एनएलएम में हम उतने ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आगे फिर बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जैसे अभी मैंने इक्विवेलेंट को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी से लिखा, आगे जब हम लोग एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ लेंगे मैं फिर से ये इक्विवेलेंट डिराइव करूंगा आपके लिए, लेकिन तब मैं एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। तो आपको सारे कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए जिससे आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक, तो चलिए अब देखिए, जो स्प्रिंग मैंने पढ़ाया था, इस स्प्रिंग पढ़ाने के पीछे एक कारण था, क्योंकि मुझे एक चीज आपको समझानी थी और वो चीज थी स्प्रिंग बैलेंस। लिखते हैं, रुक जाओ। ठीक, तो हमें जो चीज देखनी है वो चीज है बच्चों स्प्रिंग बैलेंस। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, इस स्प्रिंग बैलेंस को आपने सबने देखा होगा। जनरली जो गैस सिलेंडर वाले लेके आते हैं या फिर जो रद्दी वाले पेपर्स खरीदने वाले लोग जो आते हैं, उनके पास एक ऐसे डिवाइस जैसा होता है, उसको वैसे हाथ में पकड़ते हैं और नीचे एक हुक होता है, हुक में वो गैस सिलेंडर को लटका देता है, या फिर जो रद्दी वाले पेपर हैं उनको एक बोरे में भर के लटका देता है, बताता है कि देखिए इतना किलो हो गया।
तो गैस सिलेंडर आपके पास बहुत कॉमन है। आप इसका यूट्यूब पर वीडियो देखें कि स्प्रिंग बैलेंस कहते किसको है, जिससे आपके दिमाग में पिक्चर बन पाए जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस का मेजर क्या होता है? तो स्प्रिंग बैलेंस का पर्पज होता है, जनरली स्प्रिंग बैलेंस का जो यूज है वो हम मास कितना है इस बात को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला ना कि गैस सिलेंडर वाला ये बताता है कि भाई देखिए इतने किलो का सिलेंडर है, हमने इसमें से गैस नहीं निकाली है। ठीक, तो पहली बात तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या करता है, तो पहले वो बात बहुत क्लियर सुने। स्प्रिंग बैलेंस मेजर टेंशन इन स्प्रिंग। तो सबसे की पॉइंट यही है बेटा कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, वो आपके मास को मेजर नहीं करता, वो उस टेंशन फोर्स को मेजर करता है जो उस स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ है। अगर उस स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से आप अपना मास निकाल पाते हैं तो ये आपकी समझदारी है, इसको स्प्रिंग बैलेंस से मतलब नहीं है। तो हम लोग अपनी समझदारी से उस स्प्रिंग के टेंशन फोर्स को हमारे ब्लॉक के मास से रिलेट कर पाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि यही हमारा इसका मास है और हम उसको कि भाई ये देखिए इतने किलो का सिलेंडर है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है ये क्लियर पता होना चाहिए। स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है उसको मेजर करता है। अब मान लो स्प्रिंग के अंदर अगर टेंशन 0 है तो वो क्या मेजर करेगा? 0। क्या रीडिंग वो दिखाएगा? 0। अब स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होता है, वो रीडिंग दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो तरीका है वो रीडिंग केजी में दिया जाए और दूसरा तरीका है कि वो रीडिंग न्यूटन में दिया जाए। अगर उस रीडिंग को न्यूटन में देना है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन एसआई यूनिट। अगर उसकी रीडिंग आपको न्यूटन में देनी है तो ये है क्या? ये टेंशन फोर्स का वैल्यू है, मतलब डायरेक्टली आप टेंशन कैलकुलेट करें इन न्यूटन एंड द टेंशन इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन न्यूटन। लेकिन अगर आप उसका आंसर केजी में चाहते हैं, तो ये बराबर होगा द टेंशन फोर्स अपॉन दैट जी। जी कौन है? ये वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेंशन फोर्स अपॉन जी इज द रीडिंग इन केजी। तो अगर आप स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग केजी में बताना चाहते हैं कि क्या इसका रीडिंग है केजी में, तो आंसर होता है द टेंशन फोर्स अपॉन जी। डेली लाइफ में जब हम स्प्रिंग बैलेंस को देखते हैं तो उस पर जनरली जो रीडिंग होती है वो केजी में ही लिखी होती हैं। स्प्रिंग बैलेंस का जो स्केल हम देखते हैं उस पर जनरली जो नंबर्स लिखे होते हैं वो केजी के ही नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो जो स्केल डेवलप किया जाता है वो इस केजी के हिसाब से ही डेवलप किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस स्प्रिंग बैलेंस का वर्किंग किस तरह से है, कैसे इसका स्केल बनाया जाता है, कैसे हम भरोसा करें कि इसने जो केजी टेंशन अपॉन जी का जो वैल्यू दिया यही उसका मास है। तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की, देखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं इस टेबल को, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना बहुत कुछ लिखना है, तो आप इसे लिख लें। देखो बच्चों, होता क्या है कि आप एक बॉक्स लीजिए, यहां पे डायग्राम बनाते हैं। आप एक बॉक्स लीजिए, ये एक लोहे का बॉक्स है। ठीक, लोहे का आपने एक बॉक्स लिया और इस लोहे के बॉक्स पे बाहर से यहाँ एक ऐसे हुक बना लीजिए और इस हुक को ऐसे आप कहीं लटका दीजिए। मान लीजिए पेड़ से लटका दिया, कहीं से भी लटका दिया। तो वो जो हुक होता है, नहीं वो जो होल्डिंग पार्ट होता है, या फिर जिसको हुक जो भी इसको बोले, ये इसको हैंग करने के काम आता है।
अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है इस तरह से। ये इस बॉक्स के अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं। इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर इस तरह से एक स्प्रिंग लगी रहती है, और जो स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग से ऐसे एक पॉइंटर लगा रहता है, ऐसे एक पॉइंटर लगा रहता है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे आगे बढ़ जाता है, और यहां ये नीचे हुक होता है, जिस हुक से हम लोग हमारे मास को लटकाते हैं। मैंने माना इसका मास लेट से m है। तो होता क्या है, इसको ग्रेविटी नीचे पुल करती है, और ग्रेविटी पुल करने के कारण ये नीचे जाता है, और नीचे जाने के कारण इस स्प्रिंग में एलोंगेशन आता है, और जब इस स्प्रिंग में एलोंगेशन आता है तो ये वाला पॉइंट नीचे खिसकता है, और ये वाला पॉइंट जितना नीचे खिसकेगा ये पॉइंटर भी उतना ही नीचे खिसकेगा। तो इस पॉइंटर के नीचे खिसकने से हमें यह मालूम हो जाता है कि इस स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आया। अब एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करना बच्चों, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, यहां एक स्केल लगा हुआ है, इमेजिन करो बच्चों, यहां कैसे स्केल लगा हुआ है, ऐसे स्केल लगा हुआ है, ऐसे ये स्केल है, वही 15 सेंटीमीटर वाला अपना स्केल समझ लीजिए, और ये है जीरो, यहाँ जीरो लिखा है, फिर ये mm, ये सेंटीमीटर वाले ब्लॉक, ये mm वाले ब्लॉक हैं, फिर ये सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है। ठीक, इस तरह से स्केल लगा हुआ है। अब आप सोचो, अब आपका पॉइंटर मान लो यहां से खिसक के मान लो इस वाली लाइन पर आ गया, यहां वाली लाइन पे आ गया, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपका जो आपका स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में हाफ सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होता है पूरा, यहां से यहां तक, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपका पॉइंटर यहां तक आ गया तो आप क्या बोलेंगे, स्प्रिंग में एलोंगेशन आया हाफ सेंटीमीटर। और अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन आया हाफ सेंटीमीटर, तो आपको यह पता चल गया कि स्प्रिंग में टेंशन फोर्स कितना डेवलप होगा। कैसे पता चल गया, क्योंकि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के एक नोन क्वांटिटी होती है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, वो एक कांस्टेंट होता है, वो एक नोन क्वांटिटी होती है। अगर मुझे के पता है और मुझे एक्स पता है, तो मुझे यह पता है कि स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ। और हम हमेशा ये मान के चलते हैं, आप जब हमेशा देखोगे कि जब स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग ली जाती है, तो जब वो ऊपर नीचे कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं भाई थोड़ा देर रुक। जब वो ऊपर नीचे करना बंद कर देता है, इसका मतलब वो किस में आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ गया। तब नीचे लगने वाला mg और ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स, वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि mg इक्वल टू kx। ठीक, तो यहां से m का जो वैल्यू आता है वो आता है k अपॉन g इंटू एक्स। ठीक, और x की वैल्यू के हिसाब से, x की वैल्यू के हिसाब से हमें यह पता चल जाता है कि जो मास है, जो मास हमने हैंग किया है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, k को कैलकुलेशन के लिए मैं 2000 न्यूटन मान लेता हूं कि लेट k हमारा नोन पैरामीटर है। और जो मैंने के स्प्रिंग जो मैंने यूज की थी, जब मैं बाजार से स्प्रिंग लाया था इस स्प्रिंग बैलेंस को बनाने के लिए, उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था बच्चों, वो था 2000 न्यूटन पर मीटर। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है हमारा एप्लीकेशन क्या है। जैसे जो मंडियां होती हैं, जैसे आपने अनाज मंडी, दाल मंडी ये सुना होगा, इन मंडियों में कभी 1 किलो वजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 किलो मास मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां सीधे मास मेजर होते हैं 10 केजी के फैक्टर में, या फिर बोलो 50 केजी के फैक्टर में। वहां पर 1 केजी 2 केजी की बात कभी चलती नहीं है। लेकिन अगर हम किराना लेने जाएं, वहां पे हमारा 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, इन्हीं की बातें चलती हैं। तो हमारा क्या यूज है, उसी के हिसाब से हम स्प्रिंग यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस बनाने में। ठीक, तो मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग कांस्टेंट यूज किया है 2000 न्यूटन पर मीटर। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका यूज, मतलब कहाँ इस स्प्रिंग बैलेंस को हम यूज कर सकते हैं। क्या इस स्प्रिंग बैलेंस को हम सब्जी मंडी में यूज कर सकते हैं कि नहीं। सब्जी मंडी में भी जनरली आप देखोगे तो 5 किलो सब्जी, 10 किलो सब्जी, इस तरह से काम पड़ता है। लेकिन अनाज मंडी में 50 किलो, 100 किलो, इस तरह से बातें होती हैं।
तो जरा मेजर करते हैं क्या आता है। m इक्वल टू के का वैल्यू कितना है बेटा 2000, g का वैल्यू कितना है बच्चों, g का वैल्यू है 10 इंटू x का वैल्यू कौन है, लेट्स से x का वैल्यू x ही है अभी के लिए। तो m की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई 200x। अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरा ये पॉइंटर है, ये जो मेरा पॉइंटर है, ये पॉइंटर यहां से खिसक के इस वाले पॉइंट पे आ गया, इस बीच वाले पॉइंट पे आ गया यहां पे। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंटर खिसक के एटलीस्ट कितना आ सकता है, ये पॉइंटर एटलीस्ट यहां से खिसक के यहां आ सकता है, तो ये एटलीस्ट कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो सकता है 1 mm। तो इस डिवाइस से मैं कितना मिनिमम मास मेजर कर सकता हूं, तो मिनिमम मास मेजर कैसे करेंगे, तो इस पॉइंटर का मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो ये पॉइंटर यहां से खिसक के यहां आ सकता है ना। अब देखो ये दिमाग मत लगाना, जैसे अपने देश में ये बहुत चलता है कि ये तो एकदम बीच में है, मुझे दिख तो रहा है, एकदम सही दिख रहा है मुझे कि एकदम बीच में। ये सब बातें हम नहीं करते। जब हमने मार्किंग कर लिया तो हम अब सिर्फ रीडिंग मार्किंग से ही लेंगे, हम हमारा अंदाज नहीं लगाएंगे कि इन दो मार्किंग के बीच में हमारा पॉइंटर है, ये तो एग्जैक्ट बीच में है, दिख तो रहा है एग्जैक्ट बीच में। ऐसी बातें साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं करते हैं। आपने जब एक बार मार्किंग वहां बना ली तो अब आप रीडिंग उन मार्किंग से ही लेंगे, चाहे आपको कुछ भी दिखे, आपके दिमाग से ना दिखे, डजंट मैटर, आपको रीडिंग लेनी है उस मार्किंग से। तो आपका पॉइंटर मिनिमम कितना चलेगा, एक मार्किंग के बराबर, और ये एक मार्किंग किसके बराबर है 1 mm के बराबर है। तो कितना मिनिमम मास हम मेजर कर सकते हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। 1 mm का मतलब कितना हुआ बेटा, तो एक mm का मतलब हुआ 1/1000 मीटर। तो x को हम पुट करेंगे 1/1000 मीटर, तो मैं यहां पे लिखता हूं आपको m मिनिमम कि कितना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं। यह आया 200 इंटू 1/1000 kg। तो कितना आया बच्चों, ये आया 2/10 kg, मतलब 200 ग्राम। इस डिवाइस से मिनिमम मास जो मेजर किया जा सकता है वो 200 ग्राम है। अब मुझे बताइए 200 ग्राम मेजर, 400 ग्राम मेजर की सब्जी मंडी में भी कोई जरूरत नहीं है। चलो सब्जी मंडी में फिर भी जरूरत इसकी हो सकती है, लेकिन गारंटीड अनाज मंडी में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। 200 ग्राम वहां पे कोई कुछ खरीदने नहीं आने वाला, ठीक। वहां पे मिनिमम रीडिंग 10 kg, मिनिमम 10 kg, नहीं तो 50 kg, उससे कम की रीडिंग का सब अनाज मंडी में कोई मतलब ही नहीं है। तो इस डिवाइस को यूज किया जा सकता है किराने की दुकान पे, इस डिवाइस को यूज किया जाता है सब्जी मंडी की दुकान पे, इसको यूज किया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको एक कैलकुलेशन और करके बताता हूं। मान लो ये पॉइंटर चलते मूव करते करते यहां तक पहुंच गया, मतलब आपने एक मास लटकाया जिसके कारण ये पॉइंटर मूव किया, और ये पॉइंटर मूव करते करते इस वाले पॉइंट पे आ गया, बीच वाले पॉइंट पे। तो अगर ये पॉइंटर मूव करते करते इस बीच वाले पॉइंट पर आ गया, दिस इज माय 5 mm, और अगर ये 5 mm पे चल के आ गया, मतलब यहां पे मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 5/1000। तो 5/1000 का मतलब कितना हुआ 1 kg। 5/1000 का कितना मतलब हुआ बच्चों 1 kg। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा सेंटीमीटर वाला स्केल था और सेंटीमीटर वाले स्केल में ये mm वाले मार्क थे, तो मैं वो सेंटीमीटर वाला जो मार्क है ना उसको सेंटीमीटर को हटा दूंगा। मैं वो 1 2 3 लिखे उनको भी हटा देंगे,